तो आज हम लोग साम्यावस्था पाठ में केपी और केसी में संबंध स्थापित करेंगे। माने केपी और केसी में क्या संबंध होता है उसका हम लोग डेरिवेशन करेंगे। अब थोड़ा सा पहले समझ लीजिए केपी क्या है। जब हम अभिकारक और उत्पाद जैसे ए और बी अभिक्रिया करके सी और डी बना रहे हैं, तो जब अभिकारक और उत्पादों को हम उनके आंशिक दाब के पदों में व्यक्त करते हैं, मतलब ए का आंशिक दाब, बी का आंशिक दाब, सी का आंशिक दाब और डी का आंशिक दाब के पदों में अगर हम व्यक्त करेंगे तो साम्य स्थिरांक को हम केपी से प्रदर्शित करते हैं। और जब हम अभिकारक तथा उत्पादों को हम सक्रिय द्रव्यमान या सांद्रता के पदों में व्यक्त करेंगे, जैसे ए की सांद्रता, बी की सांद्रता, सी की सांद्रता, डी की सांद्रता या सक्रिय द्रव्यमान के पदों में व्यक्त करेंगे, तो साम्य स्थिरांक को हम केसी से प्रदर्शित करते हैं। तो एक बार फिर समझ लीजिए कि जब अभिकारक तथा उत्पाद को हम आंशिक दाबों के पदों में व्यक्त करते हैं तो साम्य स्थिरांक को केपी से प्रदर्शित करते हैं, और जब अभिकारक तथा उत्पादों को हम सांद्रता के पदों में या सक्रिय द्रव्यमानों के पदों में व्यक्त करते हैं तो साम्य स्थिरांक को हम केसी से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आज केपी और केसी के बीच में संबंध क्या होता है उसकी चर्चा करेंगे। अब देखिए, मान लीजिए कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, ए और बी अभिक्रिया करके सी और डी दे रहे हैं। इसमें ए का N1 मोल, बी का N2 मोल और सी का M1 मोल और डी का M2 मोल है। ठीक है, जो N1, N2, M1, M2 है ये क्रमशः ए बी सी डी के मोलों की संख्या है। अब इस पर द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम लगाया जाए तो साम्य स्थिरांक बराबर क्या हो जाता है, उत्पादों का सक्रिय द्रव्यमान बटे अभिकारक का सक्रिय द्रव्यमान। तो उत्पाद क्या है सी और डी, अभिकारक क्या है ए और बी। तो यहाँ लिख सकते हैं ना सी का सक्रिय द्रव्यमान कहिए चाहे सांद्रता कहिए। तो सी की सांद्रता घाते M1, देखिए M1 जो पहले संख्या होता है अणु की संख्या होती है वो घात में चला जाता है। डी का सक्रिय द्रव्यमान घाते M2 बटे ए की सांद्रता घाते N1 और बी की सांद्रता घाते N2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सी डी ए बी को सांद्रता के पदों में व्यक्त किया गया है, इसलिए हम साम्य स्थिरांक को केसी से प्रदर्शित करते हैं। और फिर सी डी और ए बी को जब आंशिक दाबों के पदों में व्यक्त करेंगे तो साम्य स्थिरांक को हम केपी लिख सकते हैं। तो फिर केपी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर सांद्रता अब नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सी का आंशिक दाब, सी का आंशिक दाब घाते M1, डी का आंशिक दाब घाते M2, ए का आंशिक दाब घाते N1 और बी का आंशिक दाब घाते N2। ये समीकरण आपका 2 हो गया। हम लोग आदर्श गैस समीकरण जानते हैं पी वी बराबर एनआरटी, तो पी बराबर लिख सकते हैं एनआरटी बटे वी, और एन बटे वी क्या होता है, सांद्रता होता है, और एन बटे वी को हम सी लिख सकते हैं, तो पी बराबर क्या हो जाएगा CRT। ठीक है, अब पी का मान हमको समीकरण 2 में रखना है। तो देखिए समीकरण 2 में अगर हम पी का मान रखेंगे तो देखिए पी की जगह क्या लिखना है, CRT। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सी तो पहले से था ही, ठीक है, पी की जगह माने सी तो पहले से था, पी की जगह हमको CRT, तो हम लिख सकते हैं सी CRT घाते M1, सी DRT घाते M1 M2, सी ART घाते N1 और सी BRT घाते N2। ठीक है, पी की जगह CRT रख दिया गया है। और देखिए ये सी जो लिखा है मतलब सी की सांद्रता, डी की सांद्रता, ए की सांद्रता, ये जो सी डी सी ए सी बी यहाँ पर लिखा गया है ये क्या है, क्रमशः सी डी ए और बी की सांद्रता है। और हम लोग जानते हैं किसी पदार्थ की सांद्रता को अगर बड़े कोष्ठक में लिख दिया जाए तो हमको सांद्रता के लिए सी का प्रयोग नहीं करना पड़ता, तो हम पढ़ते हैं सी की, जैसे इसको भी सी की सांद्रता पढ़ेंगे, और जब इसको सी को बड़े कोष्ठक में लिख देंगे तो इसको भी पढ़ेंगे सी की सांद्रता, इसको डी की सांद्रता पढ़ेंगे और कोष्ठक में इसको अगर डी लिख दिया जाए तो इसको भी डी की सांद्रता, मतलब इसके जगह इसको, इसके जगह इसको, इसके जगह इसको और इसके जगह इसको हम लिख सकते हैं। फिर तब ऊपर से देखिएगा तो ऊपर वाले में जहाँ सी लिखा है वहाँ पर खाली हमको सी लिखना है, जहाँ CD लिखना है वहाँ पर खाली डी लिखना है। ठीक है, उसी तो हम लिख सकते हैं केपी बराबर CRT घाते M1, DRT घाते M2, ART घाते N1 और BRT घाते N2। अब इसको अलग अलग घात लिखा जाए तो सी घाते M1 लिख सकते हैं और RT घाते M1 लिख सकते हैं, डी घाते M2 लिख सकते हैं और RT घाते M2 लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं देखिए सी घाते M1 और फिर डी घाते M2
और फिर RT दोनों में कॉमन है, तो RT बराबर क्या, RT घाते क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। फिर उसी प्रकार से नीचे को देखेंगे तो A घाते n1, B घाते n2 और RT घाते n1 प्लस n2। ठीक है, अब देखिए RT यहाँ पर दोनों का आधार एक ही है, अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो लिख सकते हैं ना KP बराबर C घाते m1 इंटू D घाते m1, माने C की सांता घाते m1, D की सांता घाते m2 और A की सांता घाते n1 और B की सांता घाते n2 और RT फिर m1 प्लस m2 माइनस n1 प्लस n2। m1 प्लस m2 क्या है, अभी हम लोग देखे थे, देखिए m1 और m2 क्या है, उत्पाद m1 प्लस m2 कर देंगे तो उत्पाद के अणुओं की संख्या और n1 प्लस n2 कर देंगे तो अभिकारक के अणुओं की संख्या। मतलब यहाँ पर जो m1 प्लस m2 है उत्पाद के अणुओं की संख्या और अभिकारकों के अणुओं की संख्या का ये अंतर है, और उस अंतर को हम डेल्टा n से प्रदर्शित करते हैं। तो हम लिख सकते हैं आगे, देखिएगा आगे हम लिख सकते हैं KP बराबर जो लिखे थे और जहाँ पर उत्पाद के अणुओं की संख्या माइनस अभिकारक के अणुओं की संख्या था उसके जगह हम डेल्टा n का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब हम समीकरण 1 और 3 से, ठीक है, देखिए 3 समीकरण A है और समीकरण 1 क्या है, देखिए समीकरण 1 A है। तो देखिए इतने की जगह एक KC लिखा है ना, C घाते m1, C की सांता घाते m1 गुणित D की सांता घाते m2, A की सांता घाते n1, B की सांता घाते n2 की जगह हम KC लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर वही चीज़ है, ये चीज़ इसके जगह हम KC का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं ना KP बराबर KC और फिर इंटू RT घाते डेल्टा n। तो ये KP बराबर KC RT घाते डेल्टा n, यही KP और KC में संबंध है, जहाँ आपका डेल्टा n क्या है, उत्पाद के गैसीय अणुओं की संख्या और अभिकारक के गैसीय अणुओं की संख्या का ये अंतर है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, R आपका जो है स्थिरांक है जिसका मान 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल होता है, और T आपका परम ताप है, टेम्परेचर को यहाँ पर केल्विन में व्यक्त करेंगे। अब देखिए एक आंकिक प्रश्न देखिएगा, 500 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया हो रही है, देखिए अभिक्रिया हो रही है के लिए KP का मान दिया है, तो इस अभिक्रिया के लिए 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर KC का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले हम समीकरण लिख लेंगे और समीकरण लिखने के बाद हम डेल्टा n का पहले मान निकाल लेंगे। तो डेल्टा n बराबर क्या बताया गया था, उत्पाद के गैसीय अणुओं की संख्या माइनस अभिकारक के गैसीय अणुओं की संख्या। तो उत्पाद के गैसीय अणुओं की संख्या कितनी है, 2 है, और अभिकारक के गैसीय अणुओं की संख्या 3 और 1 4 है, तो 2 ऋण 4 हो जाएगा। तो 2 ऋण 4 बराबर ऋण 2 होगा, और T जो है आपका परम ताप है 500 डिग्री सेल्सियस दिया है, उसमें 273 जोड़ देंगे 773 हो जाएगा। और फिर सूत्र का हम प्रयोग कर देंगे KP बराबर KC इंटू RT पावर डेल्टा n। अब KP का मान देखिए दिया है प्रश्न में, KC हमको निकालना है, R की जगह बताया गया 0.0821 भी लिखा जाता है, नहीं 0.082 भी लिख सकते हैं, और गुणित T का मान देखिए यहाँ पर बताया गया 773 और फिर डेल्टा n की जगह यहाँ पर -2 कर देंगे। फिर इतना बराबर KC हो जाएगा। अब इसको अगर हम नीचे ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 0.082 इंटू 773 हो जाएगा आपका स्क्वायर। ठीक है, अब इसका अगर हम गुणा कर देंगे, इसका और इसका गुणा कर देंगे तो 63.386 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। 63.386 का स्क्वायर करेंगे तो 4017.785 आएगा। ठीक है, तो इतना बराबर KC इंटू 1 इतना आया। अब KC बराबर लिखना है तो तिर्या गुणा हो जाएगा इनका, तो देखिए तिर्या गुणा किया गया है, तिर्या गुणा करने पर 5785.61 गुणित 10 घाते ऋण 5, और 3 अंक अगर हम दशमलव इधर कर दें 1 2 3 अंक तो 5.785 हो जाएगा, और 3 ऋण घात कम हो जाएगा तो 5.785 गुणित 10 घाते ऋण 2 हो जाएगा। तो ये आपका KC का मान आ जाएगा। इस प्रकार से KP और KC संबंधी जो भी प्रश्न आएगा उसको हम हल कर सकते हैं। और इसका देखिए होमवर्क दिया गया है, 250 डिग्री सेल्सियस पर PCl5 के वियोजन के लिए KP का मान 2.53 वायुमंडल है, तो KC के मान की गणना कीजिए। अभी जो KP और KC में आपको जो संबंध बताया गया था उस सूत्र पर आधारित है, इसको मान रख करके आप KC का मान यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।